जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में आप सभी का। आप लोगों ने देखा होगा एसएससी की तरफ से जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, एमटीएस का हो, हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन पोस्ट का जिक्र जरूर करते हैं। जब भी कभी कैलेंडर आता है तो उसमें सारी की सारी डिटेल दे रखी होती है। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है वो आपका एक एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट के ऊपर। ऐसा क्यों, ऐसा क्या स्पेशल है इसमें मैं बताता हूं। देखो, एसएससी के 2024 के जो युग की शुरुआत होने वाली है वो इसी पोस्ट से होने वाली है। मतलब 2024 में जितने भी एसएससी वैकेंसीज देगा उसकी शुरुआत होगी सिलेक्शन पोस्ट से। अब अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या आगे प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी की जो वैकेंसीज की शुरुआत होगी वो इसी नोटिफिकेशन से होगी। सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो सिलेक्शन पोस्ट का ही होगा। तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह की पोस्ट होती है, किस तरह से इसका एग्जाम होता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या इसकी जो है जॉब प्रोफाइल होती है। और खास बात कि जो सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आने वाला था वो 1 तारीख को आने वाला था कल, जो कि नहीं आया है। तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम कब होगा, इसके एग्जाम में कितना टाइम है और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब इसमें पहले तो इस पोस्ट के बारे में बता दूं। इस पोस्ट का, इसे नोटिफिकेशन का, एग्जाम का, ये पोस्ट का नाम होता है सिलेक्शन पोस्ट और इसके अलग अलग फेज बदलते हैं हर साल। जैसे कि अभी इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का एग्जाम हुआ था, अभी 12, अब आगे जब आएगा 2025 में तो 13 होगा। ठीक है, ऐसे करके हर बार फेज बदलता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी फेज 12 की सिलेक्शन पोस्ट की, किस तरह से इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है सिलेक्शन का। ठीक है, देखो सबसे खास बात मैं बताता हूं, शुरुआत कहां से करते हैं। सब लोग शेयर वेयर कर देना ये, ठीक है, चीजें आप लोग देख लेना। इस एग्जाम की सबसे खास बात क्या है, जैसे कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तीनों करना चाहो तो तीनों कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, तीनों, अगर आप तीनों पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, तीनों क्वालिफिकेशन से, तो भी कर सकते हैं। और तीनों के आपके अलग अलग एग्जाम होंगे। अगर आपने 12th से भी भरा है, 10th से भी भरा है, 10th से 12th से और ग्रेजुएशन से, तो आपको तीनों के अलग अलग एग्जाम देने होंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने जैसे मान लो दोनों का फॉर्म भर दिया है तो आप एक ही दिन दोनों के एग्जाम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो एसएससी सोच के बनाता है ये पेपर पूरी तरह से। ठीक है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, आप 3 तरह से फॉर्म भर सकते हैं तीनों क्वालिफिकेशन से। ठीक है ना, तो एक तो ये है कि आपके पास जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग लेवल की पोस्ट होती है, मतलब अलग अलग लेवल की, इसमें हर तरह की लेवल होते हैं, 1 से लेकर 8 लेवल तक आपकी जो है पोस्ट होती है। तो आप किस लेवल में आ रहे हो, आपने कौन सी क्वालिफिकेशन से फॉर्म भरा है, वो आपके डिपार्टमेंट जो है डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद आपको पोस्ट पे ज्वाइनिंग मिलती है। ठीक है, तो मैं सारी डिटेल बताऊंगा। इसमें क्या होता है, हर एग्जाम के हिसाब से एज लिमिट भी होती है। एग्जाम होने के बाद जब आप पोस्ट जो आपको मिलेगी ना, जो आपका सिलेक्शन पोस्ट होगी, उसमें एज लिमिट आपकी मैटर करती है कि इस डिपार्टमेंट में इस वाले लेवल पे आपको पोस्ट किया जा रहा है और इसकी ये एज लिमिट है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल आपकी, और मैक्सिमम एज होती है जनरली नॉर्मल विदाउट रिलैक्सेशन, वो होती है 30 मैक्सिमम। ठीक है, 18 से 30 साल तक अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूं कि जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला था वो 1 फरवरी को आने वाला था, जो कि नहीं आया है। तो अब नोटिफिकेशन कब आएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि सर डिले क्यों हो गया, आज 2 तारीख हो गई, हो सकता है आज ही अभी इस वीडियो के बाद आ जाए। ठीक है, तो याद रखना 1 तारीख को इन्होंने कैलेंडर में मेंशन किया था कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आएगा 1 फरवरी को, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आज फ्राइडे है, तो अगर आज फ्राइडे है मेरे भाई, तो हो सकता है आज रात 12 बजे तक आ जाए, या फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे सीधे मंडे। ठीक है, मंडे को भी इसका जो है, मतलब मंडे तक मैक्सिमम है, कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि इनकी छुट्टी रहेगी तो सैटरडे को नहीं, रात के 12 बजे भी डाल देते हैं। ठीक है, तो आज भी आ सकता है, या फिर हम मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि मंडे को इसका नोटिफिकेशन आएगा, या फिर हो सकता है सैटरडे संडे, मिनिमम मतलब पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि कभी भी आज, कल, परसों या मंडे तक मैक्सिमम, मंडे से ज्यादा डिले नहीं होगा, गारंटेड। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये 3 दिन के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन होता है फिर आपकी एग्जाम डेट आ जाती है। अब इसमें देखोगे क्लोजिंग डेट तो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन होती है, जिस दिन से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे उसी के बाद वो डिसाइड करते हैं कि इतने डेट को आपकी जो है क्लोजिंग डेट है। ठीक है, एग्जाम जो डेट है वो उन्होंने पहले से ही कैलेंडर में मेंशन कर रखी थी कि मई
में आपका पेपर होगा 2024 में 6 मई से लेकर 8 मई तक, ठीक है, 2-3 दिन में इसके पेपर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब इसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहता है सीजीएल वगैरह के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके भी रीजन है, मैं बताऊंगा लास्ट में। आगे चलते, एप्लीकेशन की फीस सर कितनी रहती है अगर हम फॉर्म भरेंगे? तो देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है या ओबीएस में है, सॉरी ओबीसी में है या ईडब्ल्यूएस में है, तो आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा हर पोस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि तीनों में 3 बार फॉर्म भर दिया तो अलग अलग पैसा देना पड़ेगा। 10th के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, तीनों के लिए अलग अलग 3 बार भरोगे तो 3 बार पैसा देना पड़ेगा। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको फीस नहीं देनी है, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आपको फीस नहीं देनी है, ठीक है। टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी है? टेंटेटिव वैकेंसीज आपकी लगभग 6000 के आसपास इसमें वैकेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में सारी मिला के, ठीक है। लगभग, ये सिर्फ एक्सपेक्ट की जा रही है इतना। हाँ, और मैं आपको सीजीएल की भी एक्सपेक्टेड जो है वैकेंसीज बताने वाला हूँ, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी भी बना रहा हूँ, तो मैं जल्दी पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, ठीक है। जैसे 18 से 30 साल है, इसके अलावा भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे अगर आप ओबीसी में है तो आपको 3 साल का, और अगर SC ST में है तो 5 साल का, PWD में है अगर आपको PWD है तो आपको 10 ईयर्स का मिल जाएगा, PWD प्लस OBC है तो आपको 13 साल का मिल जाएगा, PWD SC ST में है तो आपको 15 साल का मिल जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है अनरिजर्व कैटेगरी में तो 3 साल का है, OBC में तो 6 साल का है, और SC ST में तो 8 साल का है। ये आपका एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। और इसके बाद आता है कि सर इनमें जो जॉब प्रोफाइल होती है, मतलब सैलरी वैलरी का क्या इशू होता है? तो देखो, इसमें अलग अलग पोस्ट के अलग अलग लेवल की जो है जॉब होती है। यहाँ पे क्या होता है, लेवल 1 से लेकर के लेवल 8 तक की जॉब होती है, तो हर लेवल की अलग अलग जो है सैलरी होती है। इसकी मिनिमम सैलरी जो है वो 30,000 है, ठीक है। जो MTS कैटेगरी की जो जॉब होती हैं वो उसकी सैलरी है 30,000 से स्टार्टिंग है मिनिमम, ये भी 40-50 तक पहुंच जाती है। और मैक्सिमम सैलरी इसमें भाई इंस्पेक्टर की भी है, इन्वेस्टिगेटर की जॉब है, ठीक है, हर तरह की जॉब है इसमें। आपको लेवल 8 तक की जॉब है तो आपको 1 लाख से भी ज्यादा सैलरी इसमें मिल सकती है, शुरुआती जो सैलरी होती है, ठीक है। तो इसमें मिनिमम सैलरी 30,000, मैक्सिमम 1 लाख प्लस भी हो सकती है, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। अब इसके एग्जाम्स की जो स्टेजेस होती हैं वो 3 तरह से, 3 आपको फेज जो है पास करने पड़ेंगे। जैसे वैसे जो मेन पेपर है वो तो एक ही होता है, इसमें एक ही पेपर है, बस आपको पेपर रिटन जो है वो एक ही देना है, यानी कि CVT पेपर देना एक आपको, ठीक है, जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट जो SSC का पैटर्न होता है CGL का, प्री का, वही रहेगा इसमें, ठीक है। प्री का तो थोड़ा सा बदला हुआ है, बट जो पहले रहता था ना बिल्कुल एज इट इज वैसा ही पेपर रहेगा आपका। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25-25 क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा पूरा प्रोसेस। CBT पेपर होता है पहले, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बार होगा, समझ रहे हो। जैसे CGL में से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन SSC ने हटा दिया है, सीधे डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 बार होगा, डिपार्टमेंट अलग से करेगा, SSC अलग से करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले पेपर होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा। ये क्या है, कुछ ही पोस्ट पे अप्लाइड है, ये सबके लिए नहीं है, 10th 12th वालों के लिए नहीं है, ग्रेजुएशन वालों को स्किल टेस्ट देना पड़ता है। उसमें यही बस, इसमें और CGL में यही फर्क है कि अगर यहां पे आप अप्लाई कर रहे हो सिलेक्शन पोस्ट में ग्रेजुएशन लेवल पे, तो पेपर आपको एक ही देना है, लेकिन आपके पास एक स्किल टेस्ट होगा आपका, ये ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए, ठीक है। अब उसमें अलग तरह की क्वालिफिकेशन मांगता है, इसीलिए यहां पे कुछ वैकेंसीज अनफिल्ड रह जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं। सबसे पहले आप टेस्ट दोगे, आपका पेपर होगा, फॉर्म भरोगे, पेपर होगा, अगर तीनों का भरोगे तीनों के अलग अलग पेपर होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सर वो कैसे होता है? वहां पर क्या होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड करने होते हैं, उनकी एक पूरी कॉपी जो है पूरी बना के, फाइल बना के आपको पोस्ट ऑफिस भेजनी होती है। जिस रीजन से आप फॉर्म भरते हैं उसी रीजनल पोस्ट जो है इनका ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस, जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे इस बार पिछली 11 का हुआ था, फेज 11 का, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब क्वेरी करी थी कि सर कैसे भेजना है उनको, तो हमने उसका वीडियो भी बनाया था कि कैसे आपको बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ठीक है। हम हर बार जब भी जरूरत पड़ती है तो वीडियो बना देते हैं। ऐसे आपको क्या है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बना के, सेट बना के भेजने होते हैं रीजनल सेंटर पे, ठीक है ना। और वो बाय पोस्ट जाते हैं, कोई भी ऐसे इसमें जो है टेक्निकल काम नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो लोग फेल हो जाते हैं, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है उनकी तरफ से, तो उनको एक मौका दिया जाता है कि भाई तुम्हें कुछ टाइम दिया जा रहा है, 3 से 4 दिन 5 दिन, आप आराम से जो है इतना टाइम दिया जा रहा है आपको। अगर इसमें कोई गड़बड़ लग रही है तो आप दोबारा से रिपोस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एक चांस मिलता है, ठीक है ना। जो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स खराब होते हैं, और जो फेल है तो फेल ही है फिर दूसरी बार में, है ना।
और इसके अलावा स्किल टेस्ट होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा एसएससी की तरफ से, फिर आपका जो होगा स्किल टेस्ट होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन से अप्लाई किया है, उनके पास स्किल टेस्ट होना चाहिए, जैसे कि स्टेनोग्राफी हो गया या फिर टाइपिंग हो गई, ठीक है, या फिर जो भी होते हैं उसमें जो रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से। फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, फिर आपका डीवी होता है डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंट में जहां आपकी ज्वाइनिंग होगी वहां पे आपका डीवी फिर से एक बार होगा, ठीक है, वो डिपार्टमेंट करता है जिस डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी है। अच्छा, इसके अलावा जैसे देखो पूरे देश में अलग अलग रीजन बना रखे होते हैं, जैसे कि सीजीएल में क्या होता है कि आप सेंट्रल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको जहां भी पोस्ट मिलेगी वहीं पे आपको जाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं। जैसे रेलवे में आपने देखा होगा कि आपने जिस रीजन से फॉर्म भरा है आपको उसी रीजन से पेपर देना और वहीं पर आपको क्या है पोस्ट मिलेगी, मतलब वहीं पर आपको ड्यूटी मिलेगी। ऐसे ही इसमें कर रखा है, अगर आप इन रीजन से फॉर्म भरते हैं अलग अलग रीजन से तो आपको उसी रीजन में जॉब मिलेगी, ठीक है, जिस रीजन से फॉर्म भरोगे उसी रीजन में जॉब मिलेगी, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट डीवी होगा, ठीक है। जैसे कि सेंट्रल रीजन है, ठीक है, ईस्टर्न रीजन है, कर्नाटका रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन है, ठीक है, सब रीजन है ये, नॉर्थन ईस्टर्न है, नॉर्थन वेस्टर्न है, नॉर्थन रीजन है, साउथर्न है, वेस्टर्न है, ये अलग अलग रीजन बने हुए हैं, ठीक है। रीजन मतलब होता है टेरिटरी, एरिया, ठीक है, उसी एरिया से फॉर्म भरोगे और उसी में आपको जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके अलावा आपका एग्जाम पैटर्न आपको नॉर्मली रहता है, जो प्री एग्जाम का पहले रहता था 25-25 क्वेश्चन आते हैं चारों सब्जेक्ट से, और नॉर्मल पेपर रहता है। अगर आप 10th और 12th से अप्लाई करते हैं तो आपका CHSL MTS का ही वो जो सेम लेवल रहता है, ठीक है, 10+2 वाला वही रहेगा। ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा सा एडवांस मैथ हो गया, अच्छी इंग्लिश हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हो गई। आपके 10th और 12th में जनरल इंग्लिश आती है, इंग्लिश में पढ़ाता हूं, इंग्लिश की टेंशन मत लेना, मैं पूरा प्रोसीजर बता दूंगा कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे लास्ट में, ठीक है, अच्छे से बता दूंगा फ्री में, ऐसा नहीं कि पेड ही लेना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में बताऊंगा कि कैसे तैयारी करोगे। इंग्लिश की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। 100 नंबर 100, ठीक है, 50 मतलब 25 क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स के हैं, मतलब 50-50 मार्क्स के हैं, यहां पे टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 200। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है। बस ये है पूरा प्रोसीजर। अब देखो यहां पे कुछ बातों का ध्यान रखना है कि सर इंग्लिश की तैयारी अगर करनी हो तो कैसे करेंगे। इंग्लिश के लिए सबसे बड़ी, देखो अभी आपके पास मई तक का जो है टाइम है, मैं आपको कोई भी पेड प्रमोशन ही नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि कैसे तैयारी करी जा सकती है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, आपने पहले तैयारी कर रखी है CHSL CGL की, तो आपको कभी भी अभी तो किसी का पेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अभी क्या फरवरी निकला है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने का, तो उसमें रिवीजन ही चलता है। आपके पास 75 डेज वोकैब का चैलेंज चल रहा है और ग्रामर प्रैक्टिस का भी चल रहा है कंप्लीट, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो मैराथन क्लासेस पढ़ी हुई है मैंने बहुत अच्छे से फर्निश कर रखी है सारी की सारी प्लेलिस्ट, आप वहां से जाके पढ़िए, सारी की सारी प्लेलिस्ट मैंने बहुत अच्छे से बना रखी है, साफ सुथरी। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, जो प्लेलिस्ट आपको अच्छी लगे वो सारा पढ़िए, जो जो पार्ट आपका कमजोर है वहां से ही आपका कवर हो जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप देते हैं तो भी अच्छे लेवल की चीज है, और अगर आपने शुरू से पढ़ना है और टाइम आपके पास कम है तो अभी भी आप कवर कर सकते हैं, 3 महीने का टाइम ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर आप फाउंडेशन बेस से पढ़ सकते हैं। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत करने के लिए आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने इतने भी ज्यादा नहीं होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन है तो हो सकता है आप कर पाओ, लेकिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि 3 महीने में आप बेसिक से सीख जाओगे। लेकिन ये है कि ये पढ़ाई फिर आगे काम आएगी, आप कंटिन्यू रख सकते हैं, तो आप CGL दे सकते हैं, उसके लिए काफ़ी टाइम है आपके पास, ठीक है। तो उसके लिए हमारा 70 जो है इंग्लिश फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, चाहो तो। ये कोई प्रमोशन ही नहीं है, आपकी मर्जी, आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ो, यूट्यूब पर मैंने पूरा का पूरा फ्री पढ़ा रखा, वहाँ से पढ़ लो, पेड पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। आपके पास मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको कोई जो है फोर्स नहीं कर रहा कि आप ऐसा करो, नहीं, इसमें कोई प्रमोशन वाली बात नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास ये भी ऑप्शन है और आपके पास यूट्यूब भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। A to Z इंग्लिश में हमने पूरी ग्रामर पढ़ा रखी है, 75 डेज में हमने पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा रखा है, वोकैब भी करा रखी है, मैराथन भी पढ़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे सब मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि देखो 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है, और रखनी भी चाहिए। अगर आप दिल्ली आके पढ़ाई करना चाहते हैं, गुरुकुल ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको CGL की एक अंडर गाइडेंस स्ट्रैटेजी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत ही ब्रीफली सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के बारे में आपको बताया, और उम्मीद करते हैं कि संडे सैटरडे के अंदर ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जो ग्रेजुएशन लेवल पे आप अप्लाई करते हो वहां पे स्किल टेस्ट के लिए अलग से कुछ क्वालिफिकेशंस मांगे जाते हैं, वहां पे आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, वहां थोड़ा खुद का, क्योंकि वहां पे सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती है नोटिफिकेशन में। तो उसके लिए मैं आपको अलग से, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसमें पूरी डिटेल में किस तरह से पोस्ट फिल करते हैं वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग
तैयारी करिए, बस यही एक ऑप्शन है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।